हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। इस समय आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वर्ब, जिसको मैंने एक नाम दिया था द हार्ट ऑफ इंग्लिश। मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने यदि उसको ढंग से पूरा देख लिया हो तो आपके एक बात समझ में आ गई होगी कि वर्ब का इंग्लिश के अंदर क्या रोल होता है, एक क्रिया क्या रोल प्ले कर सकती है इंग्लिश के अंदर। आपको लास्ट मेरे वीडियो लेक्चर में पता अच्छी तरीके से चल गया होगा। दो वर्ब्स थी, वर्ब ट्रांजिटिव जिसको मैंने नाम दिया था सकर्मक क्रिया, एक थी इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, और उसके बारे में मैंने आपको कुछ बता भी दिया था। डेफिनेशन आज मैं नोट करा दूंगा आपको, मैंने कहा भी था आपसे। और कुछ इस साइड में मैंने वर्ब्स लिखी थी और जिसका मैंने आपको काम भी दिया था कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने एक आध लिखा भी। अच्छा प्रयास है, अच्छी बात है कि आप लिखें, जितना भी आप पर आए उतना आप लिखें, क्योंकि कुछ अपन हट के थोड़ा बात करें तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम कछुआ खरगोश की कहानी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कछुआ और खरगोश की जो कहानी थी उसका एंड कहाँ पर था? हमें ये पढ़ाया गया कि खरगोश सो गया, कछुआ आगे चला गया और वो विनर था। लेकिन ये कहानी यहाँ इसका एंड यहाँ पर नहीं होता है। कभी मुझे मौका लगेगा तो मैं लास्ट में आपको इस कहानी को पूरा करके बताऊंगा कि ये कहानी कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। कहने का मतलब है कि पेशेंस वाली बात है, आप पेशेंस रखें, स्टेप बाय स्टेप चलें। क्योंकि एक और कहावत मुझे याद आती है इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि काम जो होता है जैसे हथेली पर सरसों उगाना, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे का मतलब होता है काम जो होता है वो धीरे धीरे होता है, पेशेंस के साथ करें, जल्दबाजी ना करें। मैं उसको शुद्ध हिंदी में नहीं बोल रहा, मैं केवल उसका आपको एक समराइज कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वास्तव में उसका मतलब क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आज के बाद, इस टॉपिक के बाद, जब आप किसी बुक को लेकर बैठे, आप कोई नोवेल लेके बैठे, तो आपको कम से कम उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप मेरे कहने से थोड़ा सा ये जो वर्ड्स का कलेक्शन है, कुछ तो मैं कलेक्शन आपको मैं करा दूंगा यहाँ पर, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो काम में आते हैं, कुछ आप थोड़ी मेहनत कर लें, एक अपनी नोटबुक अलग से बना लें जो लाइफ टाइम काम आ जाएगी आपके। वो एक कलेक्शन होगा वर्ड्स का, उसके यूजेस मैं आपको, यदि दिक्कत आए तो मैं उसको यूजेस आपके बताते चलूँगा, उसका कलेक्शन आप अपने पास कर लें। क्योंकि जितना अच्छी तरीके से जो मैंने बताया था आपको कि स्टार्टिंग का मेरा जो लेक्चर था कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो वर्ड हमारे सामने आया है उसको हम कितने तरीके से काम में ले सकते हैं। जब ये कमांड आपकी हो जाएगी वोकैब सेक्शन में, तो आप हर तरीके से कैपेबल हो जाएंगे, चाहे आप लिखना चाह रहे हो, चाहे आप बोलना चाह रहे हो, चाहे आप पढ़ना चाह रहे हो। तो आज के बाद, आज देखना, एक टॉपिक मैं करा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा इसकी लेंथ ज़्यादा है, बड़ा वीडियो बन सकता है, हो सकता है, तो आप पूरा पेशेंस रखते हुए शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल एक एक उसको, मेरे लेक्चर को, इसके एक एक वर्ड को जो मैं बोलूँगा उसको बड़ा पीसफुली आराम से उसको सुनना, और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनैलिटी में आपको महसूस होने लग जाएगा आज के बाद कि हाँ, वास्तव में ही सर ने हमें कुछ ऐसा बताया कि हम थोड़ा हिम्मत कर सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात आपके लिए इस लेक्चर के बाद रहेगी कि जब आप पढ़ें तो इसको फॉलो ज़रूर करें। ऐसा नहीं आप उसी ट्रैक पर चलते रहें जिस पर आज तक आप चलते चले आ रहे हैं, उस ट्रैक को आप थोड़ा मेरे कहने से चेंज कर लेना, एक बार ज़रूर चेंज करना, और आप देखेंगे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर मिलेगा और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किस चीज़ में बढ़ेगा? आपको हल्का सा लगेगा कि हम बोल भी सकते हैं, हम अच्छा लिख भी सकते हैं, और हम अच्छी तरीके से अपनी बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम अनसीन पैसेज वगैरह जो आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें और हम अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ सकें। क्योंकि देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट मूवी आई थी, 3 इडियट्स के नाम से थी, तो उसमें एक गाना भी था कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कभी मिला नहीं। तो मैं मैं हर चीज़ को बड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम बहुत हैं आपकी, अब धीरे धीरे सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। उनको नहीं मिला, वो यही कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं अपना टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से और बड़ा पेशेंस के साथ इसको आप पढ़ेंगे। तो देखना ज़रा ध्यान से
मैं कहाँ से कहाँ तक आज आपको ले जाता हूँ। ध्यान से सुनना जरा, देखिए ज़रा। सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर मेरा ऊपर मैंने लिख दिया है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये मेरा मेन टॉपिक है, वो चल ही रहा है आपके सामने, जिसमें हम पहले ही ऑलरेडी किसको डिस्कस कर चुके हैं, हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम इस समय चल रहे हैं, वो किस पे चल रहे हैं, वो है हमारा वर्ब। तो आपके मन में बात आती है काइंड्स ऑफ वर्ब्स, कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं। तो एक आज के लेक्चर में तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप अपने उसमें पहुंचोगे, आपने जो पूरा कोर्स लिया है, जो ऐप आपने जो ज्वाइन किया है, उसमें आपको एक एक चीज़ बाइफरकेट होकर मैं करके बताऊंगा कि कौन सी वर्ब्स का यूज कहाँ होता है, कि उसका अर्थ किस तरीके से चेंज होता चला जाता है, कैसे आपको उनका यूज करना है। इसमें केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वास्तव में जो आप आज तक जो आप पढ़ रहे थे, उसको किस तरीके से आपको चेंज करके अब अपने तरीके से पढ़ना है। तो देखें ज़रा, ये हमने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बता दिया, मन से गलतफहमी निकाल देना कि राम मोहन सोन आई बी यू दे यही सब्जेक्ट्स होते हैं। इस तरीके की जो मन में आपकी सोच बनी हुई है, उसको आज के बाद थोड़ा सा चेंज करते चलना। एकदम चेंज नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप चलते चले मेरे साथ में, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आपकी मंजिल आसानी से मिल जाएगी। देखें ज़रा, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसकी एक्चुअली सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो डेफिनेशन मैंने बोल दी थी आपको, लेकिन अब उसको अपन रिटन में देख लेते हैं कि इसकी रिटन में डेफिनेशन किस तरीके से आपको समझनी है। तो सबसे पहले देखें कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलते क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक से को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो इसको अलग कर देते हैं तो विद बोलते हैं। विद माने क्या होता है, साथ। साथ का मतलब विद। और देखिए ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो ऐसी वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले ले, तो उसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अब ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब ट्रांजिटिव वर्ब को आप कभी भी फाइंड आउट करेंगे किसी सेंटेंस के अंदर, तो आपको एक क्वेश्चन कर देना है, उससे जो वर्ब आई है उससे क्वेश्चन कर लेना। वो क्या होता है, वो होगा आपका व्हाट। मैक्सिमम केसेस में जब इसका आपको जवाब मिल जाएगा, यानी कि क्या, कहने का मतलब वर्ब से जब आप बोलोगे क्या, तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से ये जो आने वाली वर्ब है इसको सपोर्ट करेगा, और इसको किस में ले जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में ले जाएगा। तो वो क्या बन जाएगी वर्ब, विद प्लस ऑब्जेक्ट। विद प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगी, सकर्मक। और सकर्मक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगी। देखें जरा, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, कि एक ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है अ वर्ब, एक ऐसी क्रिया होती है। क्या कैसी क्रिया होती है, दैट, जो डिनोट्स, जो व्यक्त करती है, एन एक्शन, जो ऐसे कार्य को व्यक्त करती है, विच, जो कार्य पासेज ओवर, जो कार्य आगे चला जाता है। पासेज ओवर का मतलब गुजर जाना, आगे बढ़ जाना। और कहाँ पर पहुंच जाता है, पासेज ओवर, कहाँ से होकर निकलता है, फ्रॉम द डूअर। डूअर का मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट का आपको बता चुका हूँ, सब आपके वीडियो लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। देखें जरा, डूअर और सब्जेक्ट, तो ये जो कोई भी एक्शन है, अब इसको आप ध्यान रखेंगे, कोई भी जो एक्शन है वो क्या होता है, वो पास ओवर हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, वो उससे गुजर जाता है। और फ्रॉम द सब्जेक्ट, डूअर और सब्जेक्ट, चाहे डूअर कह लो चाहे सब्जेक्ट है वो कह लो, यानी काम करने वाले से, इसको ले लें। देखिए जरा, ये दोनों में बता चुका हूँ। तो जो कार्य है वो इससे होकर, इनसे होकर गुजरता है, और कहाँ पहुंच जाता है, टू एन ऑब्जेक्ट। और किसको हिट करता है, जाके किसको हिट कर देता है, ऑब्जेक्ट को जाके हिट कर देता है। यानी सब्जेक्ट से हट जाता है और किसको हिट कर देता है, जाकर ऑब्जेक्ट को हिट कर देता है। तो जब ये स्थिति आती है तो उससे बनने वाला जो सेंटेंस होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस होता है, और उसमें यूज होने वाली जो वर्ब है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया, उसको हम कहते हैं। आगे देखें एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं एग्जांपल्स, फिर एक और एग्जांपल्स आपके एक और दे रहा हूं आपको एग्जांपल। नोट करें जरा ध्यान से, समझें जरा ध्यान से। द बॉय कट हिज हैंड, लड़के ने अब कट। देखिए कट की तीनों ही फॉर्म कट होती हैं, कट, कट और कट। अब कैसे पता करोगे कट 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 में कैसे अंतर करोगे, देखें यहां पर लिखा हुआ है कट। द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। अब जब कभी भी आप देख रहे हैं, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, एक बार
टेंथ क्लास के 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया था और बहुत सारे बच्चे उसको गलत करे आए। कैसे गलत करे आए देखना जरा ध्यान से। ये सेंटेंस है द बॉय कट हिज हैंड। अब ये कट फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, कैसे डिसाइड करोगे आप बताइए जरा। ये जो वर्ब है ये कट यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग ये MB1 है या MB2 है, कैसे डिसाइड करोगे इस चीज़ को कि MB1 है MB2 है। और इसका मैं पैसिव बनवा लूँ तो कौन सी किस में जाओगे आप, प्रेजेंट टेंस में जाओगे पास्ट टेंस में जाओगे। तो इस तरीके की कुछ वर्ब्स होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स तीनों ही एक सी होती हैं। उस स्थिति में आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखना। यहाँ मैंने लिखा है द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं द बॉय, लड़के ने काटा, काटता नहीं, यदि ये एस लग जाता यहाँ पर तो हो जाता प्रेजेंट टेंस, समझ आता गई। यदि यहाँ एस या ईएस लग जाता तो ये हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका अर्थ क्या होता, द बॉय कट्स हिज हैंड, लड़का काटता है अपने हाथ को विद अ नाइफ, किससे, चाकू से। लेकिन यहाँ पर क्या है, खाली कट लग रहा है, एस लगता है तो प्रेजेंट टेंस है, नहीं लग रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो क्या अर्थ निकलेगा, द बॉय कट हिज हैंड, लड़के ने काट लिया, क्या काट लिया, हिज हैंड, अपना हाथ काट लिया, विद अ नाइफ, किससे काटा, चाकू से अपना हाथ काट लिया। अब बच्चे क्या गलती करे आए, उसमें लिख रहा था इस तरीके से, क्वेश्चन अलग था लेकिन कट दे रखा था केवल। बच्चों ने सोचा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसे बनाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाकर, एज आर एम वगैरह जो भी लगाना था MB3 लगाकर उसका पैसे बनाया है, सबका गलत हो गया। क्यों, ध्यान नहीं दिया। ध्यान कैसे देना था कि यदि यहाँ एस लगा होता है तो सिंगुलर के साथ एस लग जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नहीं लग रहा है इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव से पहले हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि इसमें दिया गया ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो जरा ध्यान से देखें, द बॉय कट हिज हैंड, लड़के ने काटा, अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर, लड़के ने काटा, काट। अब देखिए क्वेश्चन कीजिए, कट से क्वेश्चन कीजिए, लड़के ने काटा, क्या काटा बताइए जरा, क्या काटा। देखो ये चल रहा पूरा चक्र, यहाँ पर पूरा सर्किल बनाया है मैंने, कैसे आपको पता करना है। लड़के ने काटा, कुछ जवाब आपने क्वेश्चन पुटअप कर दिया वर्ब से, क्या काटा, क्या काटा, हिज हैंड। जैसे ही आया हिज हैंड, ये किस में चला जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट मिल गया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता पड़ गया, हम देख लेते हैं यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं इसको, कि जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला, जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला तो इसके कार्य करने से किस पर प्रभाव पड़ गया, हिज हैंड, उसके हाथ पर प्रभाव पड़ गया। क्या कट गया, हिज हैंड, उसका हाथ कट गया। तो वर्ब, अब जैसे ही इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला तो ये वर्ब किस में पहुंच गई, ये वर्ब पहुंचती है हमारी सीधी BT में, वर्ब ट्रांजिटिव में पहुंच जाती है। और ट्रांजिटिव का जैसे ही आप पैसे बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इसका चेंज वर्जन जो भी होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाई लगाकर। क्लियर। तो ये आपको हेल्प करेगा पूरा ये टॉपिक, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए, चाहे एक्टिव पैसिव आ जाए। इसका रोल आपको क्लॉजेस तक में लेके जाऊंगा मैं, तब आप देखना आपको इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि सर बहुत शानदार हमें लग रहा है, और एक एक चीज़ आपने पहले ही क्लियर कर दी थी, इसलिए अब हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी डेफिनेशन कि जब कोई कार्य किया जाएगा वो कार्य आगे बढ़ेगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से आगे बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट से आगे बढ़ के कहाँ पर पहुंचेगा, सीधा किसको हिट करेगा, जाकर सीधा ऑब्जेक्ट को वो हिट कर देगा। और जैसे ही वो हिट करेगा तुरंत वो वर्ब है वो किस में पहुंच जाएगी, वो पहुंचेगी सीधी BT में। और BT के बाद आपका फाइनल होता है क्या, BT के बाद फाइनल होता है आपका पैसे बनाने का जो पैटर्न है, वो आराम से फाइनल होता चला जाता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर याद करनी है, और पहले भी मैंने बोल चुका हूँ, आप जरा लिखें उसको जरा, नोट। ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती जब तक कि प्रीपोजिशन उसके साथ फिक्स ना हो। यह है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको याद रखनी है। कभी भी आप पढ़ रहे हो, कभी भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई स्पीच पढ़ रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अर्थ करते समय इस पर जरूर ध्यान रखना, इसके बिना अर्थ नहीं हो पाएगा। पहले बता रहा हूं मैं आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ प्रपोजिशन, अपने बाद कभी प्रपोजिशन नहीं लेती। कब तक, जब तक कि प्रपोजिशन उसके साथ फिक्स ना हो। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा एग्जांपल था,
जिसमें मैंने लिखा था द डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट, जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट की शल्य चिकित्सा कर रहे हैं। दिया था मैंने एग्जांपल। ऑन मुझे क्यों लगाना पड़ा उसमें, उसको आप लास्ट वीडियो लेक्चर को जरूर ध्यान से देखना। ऑन क्यों लगाया मैंने, ऑपरेट के साथ ऑन लगाने के बाद ही शल्य चिकित्सा होता है। यदि मैं खाली ऑपरेट लिख देता उसके अंदर तो उसका अर्थ चेंज हो जाता। तो इस बात को आप अपने पूरी तरीके से दिमाग में रखते हुए आगे चलें, और आगे जो भी लेक्चर्स होंगे मेरे उनमें टाइम टू टाइम BT और BI का मैं मेंशन करूंगा, बार बार बोलूंगा, और ढंग से आपको समझते हुए फिर उस टॉपिक को आगे लेके चलना है। इधर आ जाइए इस साइड में, यहाँ पर देख लेते हैं जरा, इसमें मैंने क्या लिखा है, देखिए जरा ध्यान से। ये है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब, इन ए का मतलब होता है नो, नो माने नहीं, यानी कि अकर्मक, कर्म नहीं आए जिसके अंदर, यानी कि ये हो गया नो ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर कर्म नहीं आए। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक, अब तो समझ गए होंगे आप, लिख देता हूं। एक अकर्मक वर्ब इज अ वर्ब, एक ऐसी क्रिया होती है दैट डिनोट्स एन एक्शन, फिर आ जाइए यहाँ पर, जो एक ऐसे कार्य को बताती है, एक ऐसे एक्शन को बता देती है विच डज नॉट पासेज ओवर, जो एक्शन नहीं जाता है आगे, जो आगे नहीं जाता है, कहां से, टू एन ऑब्जेक्ट, कहां पर नहीं पहुंचता, पास होकर ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाता है। यानी कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव वापस कर्ता पर ही आ जाता है, वो आगे नहीं जा पाता। जब वो आगे नहीं जा पाता तो ऑब्जेक्ट आ नहीं पाता, ऑब्जेक्ट नहीं आ पाता तो उसका हम पैसे कभी भी नहीं बना पाते। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है। तो देखिए जरा, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है, कैसे चमकता है, ब्राइटली, बहुत तेजी से चमकता है। अब मुझे एक बात बताइए, द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट, दिक्कत तो नहीं आ रही पहचानने में, अब नहीं आएगी। द सन शाइन्स, चमकता है तो कौन चमकता है, सूरज चमकता है, क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने काम किया किसका, चमकने का, सूरज चमकता है, चमकता है, चमकने से कौन चमक रहा है, सूरज के चमकने से कौन चमक रहा है, सूरज ही तो चमक रहा है। क्या का जवाब मिल रहा है, क्या चमक रहा है, नहीं, इसका मतलब द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है, वो भी कैसे, ब्राइटली, बहुत तेजी से चमकीले रूप से चमकता है। तो ये क्या हो गई, वर्ब, यहां पर वर्ब हो गई, लेकिन सन ने काम किया चमकने का, चमकने से क्या चमक गया, वापस सूरज चमक गया। इसका मतलब कर्ता ने काम किया, उसका वापस इंपैक्ट किस पे आया, सब्जेक्ट पर ही आ गया। इसका मतलब किसी और पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। जब प्रभाव किसी और पर नहीं पड़ता है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो पाता, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसी वर्ब किस में चली जाती है, ऐसी वर्ब जाती है सीधी इंट्रांजिटिव वर्ब में, और इंट्रांजिटिव का कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता। तो क्या मतलब हुआ, देखें जरा, नोट डालें, नोट को लिखें जरा ध्यान से। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी, हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन लेती है। देखिए अंतर क्या आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेती जब तक कि फिक्स ना हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद प्रीपोजिशन लेती है। इसका एग्जांपल भी मैंने बताया कि यदि आपको बोलना है, जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, अब आपको आगे बढ़ना है तो क्या बोलोगे, इन द ग्राउंड, क्लियर। आपको बोलना है आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, कहां सो रहा हूं, इन माई रूम, व्हाट का जवाब नहीं मिल पा रहा है। आपके सोने से आपकी नींद पूरी हो रही है, आपके दौड़ने से आपके बॉडी में कोई भी थकान हो रही है, किसी और पर उसका प्रभाव नहीं जा रहा है। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव यहां पर देख लीजिए, डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पासेज ओवर, देखिए ये आ गया यहां पर, डज नॉट पासेज ओवर, ये लीजिए, जो नहीं जाता आगे, कहां तक नहीं पहुंचता, टू एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट तक आगे नहीं पहुंचता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां पर आके रुकती है, वो आप देखना जरा, देखिए जरा, अभी डिस्कस करेंगे इनको, एक एक करके डिस्कस करते हैं अभी, जब तक आप इनको नोट करना। अब देखिए मैंने बोला था स्लीप माने क्या होता है, सोना, लेकिन मुझे यदि कोई भी वर्ब इस तरीके से नहीं मिलती है जिसका अर्थ होता है सुलाना, तो उस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक डिवाइस काम में आएगी, आपके लिए एक डिवाइस देंगे, जैसे चार्जर होता है ना, चार्जर जो उसमें लगा देते हैं एसी में, और जब मोबाइल में सप्लाई आती है तो किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, थोड़ा सा आप देखें जब तक, और उसका डिस्कस करते हैं आगे चलते हैं। देखें जरा, पहले भी मैंने आपको लिख दिए थे सभी वर्ड जितने भी हैं,
अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है BTBI 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 और लास्ट में ये आता है मेरा यहाँ पर ये वाला, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि मैंने तो डिक्शनरी में स्लीप माने सोना ही पढ़ा है, सुनाने का कोई वर्ड मीनिंग नहीं मिले बाई चांस। और मैं आपसे कहूँ कि सेंटेंस बनाइए। क्या सेंटेंस है? माँ बच्चे को सुला रही है। बताइए जरा, ट्रांसलेट कीजिए अब इसको। यदि मैं आपको ट्रांसलेट करा दूं आपके अकॉर्डिंग, बहुत से बच्चे बोल देते द मदर इज स्लीपिंग द चाइल्ड, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। द मदर इज स्लीपिंग द चाइल्ड यदि आप बोलते हैं, देखें जरा क्या दिक्कत होगी। ये सेंटेंस क्या हुआ? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ देखिए जरा, अनर्थ हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि स्लीप माने क्या है? केवल सोना होता है, सुलाना नहीं होता। इसलिए अर्थ क्या निकलेगा? द मदर इज स्लीपिंग द चाइल्ड, माँ बच्चे को सो रही है। जबकि आप क्या करेंगे, हिंदी में क्या बोल रहे हैं आप? माँ बच्चे को सुला रही है। हो गया अनर्थ। आप क्या कहना चाह रहे थे? क्या हो गया यहाँ पर? आपने देख लिया ध्यान से। बस इसी समस्या का समाधान, इसी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको इतना डीपली ले जा रहा हूँ, जिससे कि आगे आप इस तरीके की कोई एरर ना करें। क्योंकि एक एरर आपका किसी भी जगह, किसी भी लेवल पर मजाक बना देगी। और आपने बोल दिया और सब हंसे और आप सोच रहे हैं मैंने तो बहुत अच्छा बोला, लोग जाने क्यों हंस रहे हैं। वो पता नहीं, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप कहीं से कहीं पहुंच जाएं। कहना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ जाए। बस इसी का सॉल्यूशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना आपको ले जा रहा हूँ BTBI में, और इसीलिए मैं आगे तक पहुँचा रहा हूँ आपको। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जरूर इसको टॉपिक को सीरियसली पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद मेरे कहने से जरूर जितनी भी वर्ब्स हैं जो भी आपके सामने आए उनको एक बार जरूर देखना है कि ये BTBI है या नहीं है, या BT है या BI है, या खाली BT है खाली BI है। और यदि BT है तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, खाली BI है तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है। ये आप मेरे साथ में पढ़ते हुए अपने थोड़ी सी सिटिंग आपको रखकर मेहनत करनी है, ठीक है। अब देखें ज़रा, मैंने लिख दिया है, अब देख लेते हैं कि क्या इनके मीनिंग्स इनके निकलते हैं। आगे चलते हैं अपन और देखें ज़रा ध्यान से। सबसे पहले मैं आ रहा हूँ ओपन, देखें ज़रा ओपन। सबसे पहले इसका अर्थ मैं लेता हूँ BT का मतलब ये हुआ कि यदि ओपन को मैं BT की फॉर्म में यूज करता हूँ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया कि BT फॉर्म में जाने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ये अपने साथ में जरूर लेगी, ठीक है। कैसे लेगी ऑब्जेक्ट अपने साथ में? ओपन माने क्या होता है? खोलना। यदि BT है तो क्या अर्थ होगा? खोलना। देखें जरा ध्यान से, BT है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? खोलना। खोलने का मतलब क्या है? खोलने से कोई चीज खुलेगी। समझ आ रही है बात? एग्जांपल लेते हैं, देखें पहला, द मैनेजर ओपन द बैंक a little bit late today। हमेशा क्या बोले इसको? टुडे, नॉट टुडे, टुडे। टुडे, टुडे का मतलब 2 दिन, टुडे आज। क्लियर? ऐसे नहीं बोले, एकदम हर चीज को सोच समझ के बोला करें। टुडे, टुडे नहीं, टुडे नहीं, टुडे। तो क्या बोले आप आगे से? टुडे, ठीक है। द मैनेजर ओपन द बैंक, मैनेजर ने क्या किया? ओपनड। अब देखो खोलना, खोला, ये अर्थ निकला यहां पर खोलना। खोलने से क्या चीज खुल गई? बैंक। बैंक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आ गया? तो क्या हुआ? मैनेजर ने आज बैंक को थोड़ा सा देरी से खोला था। अर्थ समझ आ गया? मैनेजर ने आज बैंक को थोड़ा सा देरी से खोला था। तो यहां पर सबसे पहले ओपन, BT के रूप में क्या अर्थ हो गया? खोलना। अब सेकंड में आ जाए, इसको देखें सेकंड फॉर्म इसकी कौन सी होगी, वो देखें आप, ओपन। ओपन में चले आप, ओपन जाएगा किसमें? BI, खुलना। किसमें जाओगे आप? खुलना। यानी कि जब ओपन का मतलब खुलना होगा तो जो भी सब्जेक्ट होगा वो जो काम करेगा उसका इंपैक्ट उस पर वापस आ जाएगा। देखें जरा,
एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ लिख देता हूं। द बैंक ओपन a little bit late today। ठीक है, द बैंक ओपन, बैंक खुली, a little bit late today, थोड़ा सा आज देरी से खुली। बैंक के खुलने से कौन खुला? बैंक खुल गई वापस। सब्जेक्ट का काम हुआ खुलने का, यहां पर अर्थ क्या हो गया? खुलना। यहां पर क्या हुआ? खोलना। बीटी और बीआई, समझ आ गई बात? बीटी और बीआई आप देख रहे हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, जिससे आपको लगे कि वास्तव में हमें किस तरीके से वर्क करना है। मैं यदि लिख के आपको फिर अंडरलाइन करता तो शायद आपको वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं होती जितना मैं आपके सामने लिख के आपको बताना चाह रहा हूं। देखें जरा, सेकंड पे आ जाए, देखें जरा, सबसे सेकंड वाला स्टॉप। सबसे पहले बीटी, बीटी का मतलब क्या होगा? रोकना, क्योंकि स्टॉप से कोई चीज रोकने से कुछ चीज तो रुकेगी, जो रुकेगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बीटी हो जाएगी। कहां दिक्कत आ रही है? देखें जरा, स्टॉप इसका मतलब क्या हुआ? ओपन की बात करें तो यहां पर टिक कर रहे हैं, बीटी भी है और बीआई भी है। ठीक है, पहला। दूसरे पे आ जाइए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, ड्राइवर ने स्टॉप्ड द बस, बस को रोक दिया। ड्राइवर ने क्या काम किया? रोकने का। क्या रुक गई? क्या रुकी? व्हाट? क्या रुकी? बस। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गई? बीटी। कौन हो गया? सब्जेक्ट। हो गया? हो गया नहीं हो गया? जरा आगे देखें, आगे देखें जरा, स्टॉप, बीआई रुकना, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन रुक गई, अचानक रुक गई। रुकना हो गया, ट्रेन ने काम क्या किया? रुकने का। रुकने से कौन रुक गया? वापस ट्रेन रुक गई। क्लियर? वापस ट्रेन रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉप बीटी भी है और बीआई भी है। ठीक है, क्लियर? यहां पर देखें, बीटी बीआई, बीटी बीआई। द हॉर्स किक्ड द मैन, घोड़े ने किक मार दी, लात मार दी। किसको? द मैन, आदमी में लात मार दी। घोड़े ने काम किया किसका? किक करने का। किक करने से कौन किक हो गया? मैन। मैन कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी हो गई? क्या हो गई? बीटी। ये लीजिए साहब, हो गई बीटी। देखें जरा, बीटी। ठीक है, आगे देखें, द हॉर्स नेवर किक्स, द हॉर्स नेवर किक्स, घोड़ा कभी नहीं लात मारता है। यहां पर तो लात मारी तो किसमें पड़ गई? आदमी में पड़ गई। कौन प्रभावित हो गया? क्या कौन हुआ इसमें? द हॉर्स किक्ड द मैन। किसका इंपैक्ट आ गया? आदमी पर इंपैक्ट आ गया। ठीक है, किस पर इंपैक्ट आया? आदमी पर। ठीक है, देखिए जरा यहां पर, द हॉर्स नेवर किक्स, घोड़ा कभी भी लात नहीं मारता है। घोड़े के लात ना मारने से कौन नहीं मारता है? घोड़ा। किस पर आ गया इंपैक्ट? वापस क्या हो गई? बीआई। आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, उस डाउट को मैं समझ रहा हूं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में भेजना, मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, यदि हो तो, इनकेस यदि आ जाए तो। वॉक, ही वॉक्स हिज हॉर्स, ही वॉक्स हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े को, वॉक माने घुमाता है, घुमाना अर्थ आप करोगे। अब मैं इधर देख दिया है, उसके घुमाने से कौन घूम रहा है? घोड़ा। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी हो गई? बीटी। ऑब्जेक्ट मिल गया। बीआई, द हॉर्स वॉक्स, घोड़ा घूमता है। आगे लिख सकते हैं,
इन द ग्राउंड। ठीक है, घोड़ा घूमता है, घूमने से कौन घूम रहा है, वापस घोड़ा घूम रहा है, कहां पर घूम रहा है, ग्राउंड में, किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बीटी में क्या हो रहा है, जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उससे कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है। बीटी बीआई में क्या हो रहा है, वापस इंपैक्ट खुद ही पर ही आता चला जा रहा है। रिंग द पियोन रैंग द बेल। पियोन ने क्या बजा दी, बजाना, बीटी बजाने से क्या बज गई, क्या बज गई, घंटी, क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। द बेल रैंग लाउडली। घंटी बजी, कैसे बजी, लाउडली, बहुत तेजी से बजी, घंटी सब्जेक्ट, बजने से क्या बज गई, घंटी बजी। और कोई से प्रभाव तो नहीं पड़ा, बजने से क्या बज गई, घंटी बज गई, बज गई घंटी, बजा दी हमने। पियोन ने बजाई तो घंटी बजी, घंटी बजी अपने आप तो खुद ही बज गई, क्या हो गया, बीटी भी हो गई और बी आई। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां तक तो ये 1 2 3 4 5 ये पांचों वर्ब्स बीटी और बीआई दोनों का फंक्शन कर रही हैं, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये अपने आप में चलती हैं आगे, क्या इसका वो होता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्लीप माने क्या होता है, केवल सोना होता है, और ये सोना जो है ये केवल और केवल क्या होती है, बीआई। क्या होती है, केवल और केवल बीआई। बीआई का मतलब होता है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है, माँ बच्चे को सुला रही है कि माँ के सुलाने से कौन सो रहा है, बच्चा सो रहा है। इसका मतलब इंपैक्ट किस पे जा रहा है, बच्चे पर। बच्चा कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरी मजबूरी है कि स्लीप का मतलब केवल सोना होता है, सुलाना नहीं होता। बात समझ आ गई। तो इसके लिए मैं क्या करूं, अब इसके लिए मैं क्या करूं ये मुझे आपको बताना है, और आप क्या करें ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो इसको नोट करें आप जरा ध्यान से, और मैं इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूं आज। देखें आगे, देखें जरा ध्यान से। यहां पर आपने देखा ये रह गया मेरा, ये सभी समझ में आ गए आपके। इसको देखिए जरा, यहां पर आ जाइए जरा, देखें जरा ध्यान से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, समझ लेना। आज के बाद दिक्कत खत्म आपकी कि स्लीप माने सोना, ये होती है बीआई। कन्वर्ट करना है मुझे बीटी में। बीटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुलाना। यानी कि कोई सब्जेक्ट काम करेगा, उसका असर किस पे जाएगा, किसी और पर, वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या करें इसके लिए, इधर देखिए जरा। राइट माने लिखना होता है, लेकिन लिखवाने के लिए क्या करोगे आप, तो पहला क्या कंसेप्ट क्या निकल के आया सामने कि जब काम स्वयं ना करके किसी और से करवाया जाए। दूसरी बात ये आती है कि यदि कभी, यहां पर देखें आप जरा, ये दो चीज निकल के आई, इसको आप जरा ध्यान से देखना। इधर इसको देखें जरा ध्यान से कि जब कोई काम, देखें उधर, जब कोई काम खुद ना करके किसी से करवाया जाए तो इसका यूज करते हैं हम। या फिर कभी कभार ऐसा हो जाए कि कोई वर्ब बी आई है और उसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है और बीटी में उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसका सहारा लेते हैं। और किसका सहारा लेते हैं, ये होती है इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव वर्ब्स, जिनको आपने हिंदी में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में अंतर है। वो अंतर क्या है ध्यान से समझ लेना जरा, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं, जो किसी से काम करवाने के लिए काम में ली जाए। तो पहला एग्जांपल मैं देख रहा हूं यहाँ पर, देखें जरा। इसका जो फॉर्मूला है वो जरा यहाँ पर देख लें आप, ये मैंने लिख दिया है कि कभी भी आपको इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो आप ये फार्मूला अपने जरूर काम में ले, नोटबुक में लिख लेना इसको, कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, पॉजिटिव वर्ब आएगी आईओ यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में जो भी चीजें आई हैं उनको रख देना, और आपका ये जो बी आई है वो बीटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या होगी, बी आई किस में जाएगी, बीटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा भी हो जाएगा कि काम स्वयं ना करके किसी से करवा लिया जाएगा। तो वो कौन कौन सी होती है पॉजिटिव वर्ब्स, मेनली 3 होती हैं। कभी कभार आपको कोई 4 भी बता सकता है, लेकिन मेन जो होता है, मेनली जो काम में आती हैं वो 3 ही होती है, मेक, हैव एंड गेट, ठीक है। तो इनमें करना क्या है आपको, मेक और हैव अर्थ तीनों की सेम है, तीनों के ही अर्थ सेम है, और तीनों को भी आप कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अंतर आ जाता है, यदि आप गेट को कभी भी यूज करोगे तो इसके साथ आपको MB1 जो लगेगी वो लगेगी 2 + MB1। यानी मैंने यहाँ पर जो MB1 लगाया है, यदि आप पॉजिटिव वर्ब गेट लगा दोगे तो यहाँ पर आपको 2 + MB1 लगाना पड़ेगा। किस तरीके से लगाना है उसको आप समझें जरा ध्यान से। तो पहला मेरा ट्रांसलेशन आता है, माँ बच्चे को सुला रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मदर। पॉजिटिव वर्ब लगाइए, मेक की ING फॉर्म हो जाएगी, कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मदर इज मेकिंग द चाइल्ड, चाइल्ड क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे क्या लग जाएगा, मदर इज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप। यदि डीओ की जरूरत है तो डीओ लगेगा,
यदि डीओ की जरूरत नहीं है तो डीओ को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि डीओ आता है तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? यहां पर इसका ट्रांसलेशन हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये यहां पर हो गया, मैंने अपने मित्र से एक पत्र लिखवाया। आई पॉजिटिव वर्ब, पास्ट में गए, मेड माई फ्रेंड MB1 राइट डीओ लेटर। देखिए जरा, माई फ्रेंड क्या हो गया? आईओ, ये क्या हो गया आपका? डीओ। फार्मूला देख लीजिए आपके सामने, और इस तरीके से हमने ये बना दिए सेंटेंस। इसको आप ध्यान रखें और ढंग से समझ लें। यहीं पर मैं टॉपिक को अभी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बिल्कुल यहीं पर छोड़ूंगा मैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझते हैं। जरा आप देख लीजिए पूरा यहाँ पर, और इसको ढंग से अपनी नोटबुक में नोट करके और समझने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको इसमें ऑब्जेक्ट दे दिए दोनों आईओ और डीओ, और जब ऑब्जेक्ट आपको दे दिए तो एग्जामिनर कहीं भी जाके किसी भी लेवल पे किसी कंपटीशन में या कहीं भी जाके आपसे कहेगा कि एक काम कीजिए, पैसे बना दीजिए, इसका पैसे बना दीजिए, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और जब ऑब्जेक्ट आता है तो पैसे हमें बनाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। देख लीजिए, समझ लो इस बात को। और जब इसका पैसे बनेगा तो हो सकता है एक बार को आपके सब दिमाग के सब तार खोलने पड़ जाएंगे आपको, तब जाके इसका पैसे बनेगा। लेकिन बनेगा जरूर, मैं कह रहा हूँ इस बात को, बनेगा, गारंटेड बनेगा, मैं बनाऊंगा। अब मैं अगले जब एक्टिव पैसिव मेरा चलेगा तब आप देखना एक्टिव पैसिव कैसे पढ़ा जाता है, टॉपिक क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसको ढंग से समझ लेना आप। यहाँ आज मैंने सब क्लियर कर दिया, आपका ये टॉपिक मेरा कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब बात आती है वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्ब्स क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको आपके ऐप में जाकर सब चीज़ें मिलेंगी, और आराम से आप उसमें देखें, तसल्ली से पढ़ें, और कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मुझ पर होगा उसमें बेस्ट से बेस्ट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मन में एक भी डाउट ऐसा नहीं रह जाए कि कोई आपसे यूँ कह जाए कि आपके टीचर ने आपको इंग्लिश में क्या पढ़ाया। ठीक है, मैं टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं, अच्छी तरीके से पढ़ें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।